हेलो दोस्तों, हम लोग अपना वही डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम लोग ने बात कर ली थी डिप्रिसिएशन की। कहाँ की? ह्रास की। और वो भी क्यों की थी? क्योंकि हम लोग स्टॉक एंड फ्लो को पढ़ रहे थे, स्टॉक और प्रवाह को। और वो क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि हमें राष्ट्रीय आय को समझना था। और राष्ट्रीय आय को समझने के क्रम में हम लोगों ने क्या क्या बात की थी, समझिए। राष्ट्रीय आय में समझने में हम लोगों ने पहले तो बात की है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स की। किस किस की बात की थी? कि पूंजीगत वस्तुएं कैसी होती हैं और कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता वस्तुएं कैसी होती हैं। फिर उसी में सेवाओं को भी हम लोगों ने जोड़ लिया था। फिर कंज्यूमर गुड्स को भी दो तरह से देखा था, एक तो आप तुरंत तुरंत यूज कर ले रहे हो और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो काफी लंबे समय में आप प्रयोग करोगे लेकिन सीधे सीधे उपभोक्ता ही उसको प्रयोग कर रहा है। वो फिर से इकोनॉमिक साइकिल जो है, जो चक्र है प्रोडक्शन का, उससे बाहर हो चुके हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टॉक एंड फ्लो की बात करना स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं डिप्रिसिएशन तक। कहां तक पहुंच चुके हैं? डिप्रिसिएशन तक। ये हमारे चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम ऑफ अकाउंटिंग, नहीं है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग है। ठीक। तो इसी में जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट की बात हम लोग अब करेंगे। ये नई चीज है थोड़ी सी, पिछले डिस्कशन से ही कंटिन्यूएशन में, इसलिए कुछ अलग नहीं है। ये आपका क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था क्या हुआ। जो आपने नया खर्च किया 50 किया, पहले से स्टॉक कितने का था? 400 का था। लेकिन इसमें से कुछ चीजें पुरानी पड़ गई थी, तो वो जो पुरानी पड़ गई थी वो 20 पुरानी हो गई थी, वो हमारा क्या हुआ? मूल्य ह्रास हुआ। तो जो 20 है ये मूल्य ह्रास हुआ। तो आपने क्या किया? जो सकल इन्वेस्टमेंट था वो तो था आपका 50 का, 20 आपका क्या हुआ? मूल्य ह्रास। तो जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो कितने का हुआ? 30 का हुआ। और पहले से जो स्टॉक था वो कितने का था? 400 का था। 400 में जब आप नेट इन्वेस्टमेंट जोड़ोगे तो आपको नया स्टॉक मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा 430। ये 430 और ये 400 क्या है, ये सब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। पिछला वीडियो देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। वहां पे हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ था कि हमारी एक 400 लीटर की, एक 500 लीटर की टंकी जिसमें 400 लीटर तक आपका पानी भरा हुआ है, तो 400 को हम बोल सकते हैं स्टॉक। ठीक है। फिर क्या हुआ? अगले 5 मिनट में उसमें 50 लीटर पानी भर गया। ठीक। तो हमारे क्या होगा? 50 लीटर का इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन किसी वजह से इसमें एक और नल लगा हुआ था जिससे कुछ कुछ चीजें निकलती जा रही थी, चीजें पुरानी पड़ रही थी। तो यहाँ पर 20 लीटर पानी कम हो जाता है। तो ये जो कम हो जाता है वही हमारा डिप्रिसिएशन है। तो कुल मिलाकर के जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों को अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है उसमें से हम लोग अपना डिप्रिसिएशन को घटाएंगे तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ठीक, मिल गया। अच्छा, जरूरी नहीं है हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव हो। कभी कभी ऐसा है कि 400 था, आपने उसमें 50 का नया इन्वेस्टमेंट किया और चीजें बहुत ज्यादा तेजी से पुरानी हो गई, 60 पुरानी हो गई, तो आपका 400 के बदले वो 390 ही रह जाएगा। तो वहां पर जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो नकारात्मक भी हो सकता है। अच्छा, इसी को समझते हैं। यदि प्रत्येक वर्ष के उत्पादन प्रक्रम में जो भी आपने कुछ बनाया हुआ है, मशीन की धीरे धीरे घिसावट हो रही है और माना कि प्रत्येक वर्ष इसके वास्तविक मूल्य में 20वें भाग के बराबर मूल्य ह्रास होता है। मतलब क्या समझा? मतलब समझ लिया, मान लीजिए कोई मशीन है 20,000 रुपए की और ये माना कि इसका हर साल जितनी भी इसका मूल्य था उसका 20वां हिस्सा खर्च हो जाता है, घिसावट हो जाती है। तो 20,000 का 20वां हिस्सा कितना हुआ? 1,000। यानी कि हमने ये मान लिया कि हर साल 1,000 रुपए जो है ना वो क्या हो जाते हैं? उसमें कम हो जाते हैं, उसमें इतने रुपए की घिसावट हो जाती है। तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 19,000 बचेगी। 2 साल के बाद कितनी बचेगी? 18,000 बचेगी। 10 साल के बाद कितनी बचेगी? 10,000 बचेगी। 19 साल के बाद कितनी बचेगी? 1,000 बचेगी। और 20 साल के बाद कितनी बचेगी? 0 बचेगी। तो वास्तव में हमें समझ में आ गया कि 20 साल तक ही ये चीज चल पाएगी। अरे बात समझ में? हमने क्या माना? हमने माना कि जो भी मशीन थी उसमें उसकी वैल्यू का 20वां हिस्सा हर साल खर्च हो जा रहा है। ये हमने मान लिया। क्यों मान लिया? वो जो खर्च हो जा रहा है, जो घिसावट हो रही है, वही तो हमारा क्या है? ये जो घिसावट है ना, इसी को दूसरा नाम क्या था? इसी का तो जो नाम है हमारे अकाउंटेंसी में वो नाम है ह्रास। उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल रहे थे? डिप्रिसिएशन। तो हमने क्या मान लिया? हमने ये मान लिया कि भाई जो भी हमारी वैल्यू है मशीन की उसका 20वां हिस्सा हर साल डिप्रिशिएट कर जा रहा है, ह्रास होता जा रहा है। ठीक, इसी को समझिए। अतः 20 वर्ष के बाद प्रतिस्थापन के लिए थोक निवेश पर विचार करने के बदले हम प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से ह्रास लागत को लेखांकन उद्देश्य से पूरा कर लेते हैं, लेखांकन प्रक्रिया में सम्मिलित कर लेते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? ऐसी लैंग्वेज कठिन बना देती है ना बुक्स में। मैंने तो काफी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, हमारी बुक में थोड़ी कॉम्प्लेक्स जटिल लैंग्वेज लिखी हुई है। क्या है भाई? ये है, आपको पता चल गया कि 20 साल बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, 0 वैल्यू रहेगी। 0 वैल्यू रहेगी का मतलब क्या हुआ? कि मशीन अब कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। अच्छा, अब जब मशीन काम नहीं कर पाएगी तो आप 20 साल बाद फिर से इन्वेस्ट करोगे, फिर से आपने मान लो 20,000 रुपए की मशीन खरीदी। ठीक, तो हम ये नहीं मानेंगे कि भाई हमने 2000 में, सन 2000 में 20,000 रुपए की मशीन खरीदी थी, उसके बाद से हम सीधे 2020 जब आ जाएगा तो हम फिर 20,000 रुपए की मशीन खरीदेंगे। ठीक है, ऐसे मान लो मोटा मोटा अंतर कि 20 साल के बाद हम एकदम से काम करेंगे, ऐसा नहीं है।
हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि 2000 में लेखांकन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 1000 रुपए का खर्चा 2000 में हुआ, सन 2001 में भी 1000 रुपए खर्च हुए, सन 2002 में भी 1000 रुपए खर्च हुए। ऐसे करते करते 2000 से लेकर के 2019 तक आएंगे और बताएंगे कि ये 20 साल में, सन 2000 से लेकर के 2019 तक अगर आप काउंट करोगे ना तो 20 साल हो जाएंगे, क्योंकि 2000 भी काउंट हो रहा है उसमें। तो ऐसे ये 20 सालों में हमने हर साल 1-1000 रुपए खर्च किया, हम ये मान लेंगे। वास्तव में क्या हो रहा है, वास्तव में तो ये हुआ कि सन 2000 में 20,000 रुपए खर्च किए गए थे और सीधे फिर 2020 में खर्च किए जाएंगे। लेकिन हम लोग अकाउंटिंग पर्पस के लिए हर साल के हिसाब को काउंट कर रहे होते हैं और वो डिप्रिसिएशन हो जाता है। और उसमें क्या मान लेते हैं कि प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से जो ह्रास लागत है, क्या है, ह्रास लागत, उसको लेखांकन प्रक्रिया में सम्मिलित करते हैं। तो वार्षिक रूप से ह्रास लागत कितनी थी, 1000 रुपए की, ठीक है। तो ये हम शामिल करेंगे, ना कि ये बोलेंगे कि हमने 2000 में सीधे 20,000 रुपए खर्च किए फिर हम सीधे 2020 में खर्च करेंगे। वास्तव में आप ऐसे कर रहे हो, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने सन 2000 में भी 1000 रुपए खर्च किया, 2001 में भी 1000 किया, 2002 में भी 1000 किया, 2010 में भी 1000 किया, 2019 तक 1000 रुपए खर्च किया, फिर हमारी मशीन पूरी खत्म हो गई, फिर हमने अगली बार 20,000 रुपए जो इन्वेस्ट किया वो तो टोटल इन्वेस्ट किया, लेकिन अभी भी हम 2020 में 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं क्योंकि फिर से हमारा 20 साल तक वाली मशीन चलेगी, ठीक। तो अकाउंटिंग पर्पस में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, क्यों होता है ये आपको अकाउंटिंग में मैंने बताया हुआ भी है, आगे भी इधर भी एक्सप्लेन कर दूंगा अगर टाइम मिलेगा। आप समझ लीजिए कि एक्चुअली अदरवाइज क्या हो जाता है, हमारी पिक्चर थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। अगर हम ये मान लें कि हमने इसी साल पूरा खर्चा कर दिया तो अगले साल भी तो आप उस चीज का फायदा ले रहे हो, तो उसको आपने क्यों नहीं काउंट किया, इस वजह से हम उसको डिवाइड करके चलते हैं। उसको डिटेल में मैंने आपको काउंट में पढ़ाया हुआ है, फिर हम लोग थोड़ा डिवाइड कर जाएंगे, इसलिए मैं वापस आ जाता हूं। होता क्या है, किसी विशिष्ट पूंजीगत वस्तु का प्रत्याशित जीवन काल भी इस प्रकार लेखांकन करने से स्पष्ट हो जाता है। आपको स्पष्ट हो गया था, जैसे मैंने बोला था कि भाई 20वां हिस्सा हर साल खर्च हो रहा है, कौन सा 20वां हिस्सा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर साल 20वां खर्च हो रहा है, इसका मतलब 20 साल चलेगी। हर साल 50वां हिस्सा खर्च हो रहा है तो 50 साल चलेगी। तो जो प्रत्याशित जीवन काल है, जो एक्सपेक्टेड है कि कितने साल तक ये मशीन चलेगी, वो आपको पहले से ही समझ में आ जाता है, जो इससे आप डिप्रिसिएशन कर रहे होते हो। और क्या है, लेखांकन करने से स्पष्ट हो जाता है। जैसे इस उदाहरण में मशीन का जीवन काल 20 वर्ष से ही आपको समझ में आ गया था, वैसे ही जैसे आपको स्टार्टिंग बता दिया गया था। तो यहां से हमें ये भी स्पष्टता मिल जाती है। फिर क्या है इसमें, मूल्यह्रास किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। आप ये मान लेते हो कि हर मशीन में टूट फूट हो रही है, चीज होगी पुरानी होगी यार, कार है वो भी पुरानी होगी, तो उसके मूल्य में कितनी गिरावट हो रही है, उस गिरावट के लिए एक भत्ता मान लिया है कि हाँ इतना खर्चा हर साल मान सकते हैं एक साथ खर्चे की बजाय, तो उसी को हम लोग वार्षिक भत्ता बोल सकते हैं। इसी तरह से अपने उपयोगी जीवन के वर्षों की संख्या से विभाजित वस्तु की लागत है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 20,000 की वस्तु थी और मैंने बोला 20 साल तक चलेगी, तो आपने 20 से भाग दे दिया, तो ये जो 1000 आया ना, ये क्या है, यही तो वो लागत है जो वार्षिक स्तर पर आप लगा रहे हो, तो उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन बोल देते हैं। तो इस तरह से भी डिफाइन किया गया है कि अपने उपयोगी जीवन के जीवन 20 वर्ष का है, वर्षों की संख्या से विभाजित कर दिया वस्तु की लागत को, वो आपका आ गया, यही आपका क्या हो गया, ह्रास का मान हो गया। आगे बात समझ में, तो हम लोग भी ह्रास पढ़ रहे हैं, ये भी क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सब कुछ नेशनल इनकम के लिए पढ़ रहे हैं, भूलना नहीं है, वहां से भटकना नहीं है। अच्छा, थोड़ा बड़ी चीज है, इसलिए आपको क्या हो रहा है कि वो सारी चीजें समझाना इंपॉर्टेंट, तभी आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। लेकिन वो पिक्चर समझने से ये नहीं भूलना है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे क्योंकि हमें नेशनल इनकम समझना है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक लेखांकन अवधारणा है, वास्तव में तो ऐसा खर्चा होता नहीं, वास्तव में तो अपने 2000 सन 2000 में खर्च किया था, फिर सीधे 2020 में खर्च करोगे। ह्रास में कोई वास्तविक व्यय वास्तव में प्रत्येक वर्ष नहीं हो रहा होता है ना, ऐसा थोड़ी कि 1000 रुपए खर्च कर दिया आपने, खर्च तो पहले ही कर दिया था, किंतु मूल्य का ह्रास हर वर्ष हो रहा होता है। ये बात सही है, गिरावट तो हर साल हो रही है, चीजें पुरानी होती जा रही है। अच्छा, अब समझिए डिप्रिसिएशन में ही अब अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल अंतिम निर्गत पर वापस आ जाते हैं। ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। तो हम लोगों ने अलग अलग चीजें देख ली, स्टॉक देख लिया, फ्लो देख लिया, डिप्रिसिएशन देख लिया, वापस से अपने डिस्कशन पर आ जाते हैं जहां पर हम लोग टोटल नेशनल लेवल पर जो आउटपुट निकल रहा है फाइनल का, उनको बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल अंतिम निर्गत, कुल जो अंतिम निर्गत मतलब फाइनल आउटपुट है, उसकी बात पर वापस आ जाते हैं। क्या है इसमें, उपभोक्ता वस्तुओं यानी कि कंज्यूमर गुड्स, फिर सेवाओं यानी कि सर्विसेज भी बनाई जा रही हैं, और पूंजीगत वस्तुओं, इनको मिला लोगे आप तो क्या हो गया, ये टोटल आपका आउटपुट हो गया कि नहीं हो गया, बताइए बताइए। या तो कंज्यूमर गुड्स बने जिसको लोगों ने, उपभोक्ता वस्तु है लोगों ने यूज कर लिया, फिर आपकी सर्विसेज बनी, और आपका साथ ही में जो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा था वो भी हुआ। इन तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये टोटल आपका निर्गत स्तर हुआ कि नहीं हुआ, समझिएगा अभी। अच्छा, इसी को समझते हैं।
उपभोक्ता वस्तुएं अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आबादी के उपभोग के लिए आवश्यक हैं। खाने पीने का सामान है, किचन में जो आप लोग यूज कर रहे होते हो, डिटर्जेंट पाउडर यूज कर रहे हो, साबुन यूज कर रहे हो, जिसको आप जल्दी जल्दी खर्च करते चले आ रहे हो। पूरे देश में अर्थव्यवस्था को अगर पूरा देश के स्तर पर देखें तो सारे लोगों की जो भी आवश्यकताएं हैं कंज्यूम करने की, वो कौन पूरी कर रहा है? कंज्यूमर गुड्स पूरी कर रहे हैं। ऐसी सेवाओं को भी कई लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो सेवाएं भी प्रोड्यूस की जा रही है। अच्छा, इसी में आप समझिएगा उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद लोग करनी पड़ेगी, और खरीद किस बात पर निर्भर करती है? कि लोगों के पास कितनी इनकम है। किस पर डिपेंड करती है? खर्च करने की क्षमता पर डिपेंड करती है। परचेजिंग पावर इसको हम लोग बोल देते हैं। क्या बोलते थे? परचेजिंग पावर। परचेज समझ रहे हैं? खरीद पाना। तो खर्च करने की क्षमता क्या जाती है? परचेजिंग पावर। अच्छा, अब ये किस बात पर डिपेंड करती है? भाई जितना इसके पास जितनी सैलरी है उनकी आय पर निर्भर कर जाती है। तो यहां पर बात आ जाती है आय की। इस हिसाब से हम लोग नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। इनकम सोच रहे हैं ना, तो लोग कितना खरीद पाएंगे? जितनी उनकी आय होगी। हमें पढ़ना क्या था? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय को हम लोगों ने किस तरह से जोड़ा कि हम लोग सब कुछ बना क्या कह रहे हैं? तो बना रहे हैं कंज्यूमर गुड्स अलग है, कैपिटल गुड्स अलग है, और सेवाएं अलग हैं। अब इन तीनों का हमने क्या किया? प्रोडक्शन किया। तो ये तीनों का प्रोडक्शन, सेवाएं भी कोई खरीद रहा है, कंज्यूमर गुड्स भी कोई खरीद रहा है, और कैपिटल गुड्स भी कोई तो खरीद ही रहा है ना। तो वो जो तीनों लोग खरीद रहे हैं वो क्यों खरीद पा रहे हैं? उनके पास पैसा है, आय है। अब वो आय को अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या हमें नेशनल इनकम मिलेगी? समझते हैं, समझिएगा। पूंजीगत वस्तुओं का क्रय व्यापारी या उद्यमी करते हैं। अभी हम लोग ये डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये हेडिंग नहीं रहनी चाहिए, सॉरी इसके लिए। पूंजीगत वस्तुओं का क्रय व्यापारी या उद्यमी कर रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स का तो जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता, वो कर रहे हैं। यहां पर तो व्यापारी करेगा नहीं, क्योंकि कैपिटल गुड्स से हम लोग कुछ और चीजें बना रहे होते हैं। तो जो वस्तुएं प्रोडक्शन साइकिल में इन्वॉल्व हैं उन्हीं को तो हम लोग क्या बोलते हैं? अपना कंज्यूमर गुड्स, है ना। तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। और सॉरी, कैपिटल गुड्स तो इनको सिर्फ उद्यमी खरीद रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और क्या हुआ? वे इसका उपयोग या तो पूंजीगत स्टॉक के रख रखाव के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें टूट फूट हो चुकी है। जैसे मैंने बताया था कि जो भी आपका कैपिटल स्टॉक है उसमें टूट फूट हो रही होती है, तो उस टूट फूट की भरपाई करने के लिए या तो आपने इन्वेस्ट किया, या फिर आपने कुछ नया और कैपिटल बढ़ानी थी आपको, तो आपने क्या किया? इसके लिए करते हैं, टूट फूट होती रहती है। या फिर क्या करते हो आप? पूंजीगत वस्तु का क्रय व्यापारी उद्यमी अपने पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि के लिए करते हैं। तो या तो आप टूट फूट जो हुई है उसको रिप्लेसमेंट के लिए कर रहे हो, या फिर आप कुछ नया प्रोडक्शन कर रहे हो, नई चीजें और ज्यादा मशीन आपने खरीद ली। तो इन दोनों के लिए क्या करते हैं? कैपिटल गुड्स का ये लोग खरीद लेते हैं। तो कंज्यूमर्स ने खरीदा कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ताओं ने खरीदा उपभोक्ता वस्तुएं, व्यापारी ने खरीद ली कैपिटल गुड्स, और साथ में सेवाओं को भी खरीदा गया। अच्छा, आप समझिएगा, एक विशिष्ट समयावधि जैसे कि एक वर्ष में, मान लेते हैं एक साल में, अंतिम वस्तुओं का जो कुल उत्पादन है ना, चाहे तो उपभोग के रूप में होगा, जिन चीजों को उपभोग किया जा रहा है, उपभोग किसका हो रहा है? वस्तुओं का भी और सेवाओं का भी, या फिर निवेश के रूप में। तो आपको क्या समझ में आया कि भाई जो कुछ भी आपने साल में बनाया है उसकी दो ही चीजें निकल करके आ रही है अल्टीमेटली। उसमें से जो भी आपने बनाया या तो उसको लोग कंज्यूम कर ले रहे हैं, उसका उपभोग कर ले रहे हैं, और बाकी जो चीजें बच रही हैं उनका हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे हम लोग निकाला था कि आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से आप डिप्रिसिएशन घटा दे रहे थे, सकल निवेश में से आप राशि को घटा दे रहे थे। तो ये अपने को मिला था। यहां से क्या हुआ? उपभोग और निवेश के बीच में अदला बदली होती है, ट्रेड ऑफ होता है। आप मान लीजिए पूरा देश मिलकर के 100 चीजें बना रहे हैं, 100 रुपए की वैल्यू बना रहे हैं पूरा देश मिलकर के, मान लीजिए। अब 100 रुपए में क्या हुआ? आपने 60 रुपए की बनाई कैसी? उपभोग वाली वस्तुएं, और 40 रुपए का आपने बनाया जिसको आप क्या बोल रहे हो? ये जो है इसका आप क्या बना रहे हैं? ये आपकी हो गई कंज्यूमर नहीं है, ये कैपिटल गुड्स है, ये पूंजीगत वस्तुएं हो गई। क्या हो गई? पूंजीगत। तो ये पूंजीगत जो वस्तुएं आपने बनाई है, वास्तव में जो नेट आपने जोड़ा है वही आपका क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ? 40 का हुआ, और इन्वेस्टमेंट ही आगे और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है। तो यहां पर ट्रेड ऑफ हो रहा है। अगर आप ज्यादा उपभोग वाली वस्तुएं बनाओगे तो कैपिटल गुड्स कम बन पाएंगे। ठीक, कैपिटल गुड्स अगर ज्यादा बनाओगे तो ये कम हो पाएगा। उपभोग भी जरूरी है, अगर उपभोग नहीं करोगे तो हमारा वर्तमान नहीं सही रहेगा, कैपिटल ज्यादा नहीं बनाओगे तो हमारा भविष्य नहीं सही रहेगा। तो यहां पर ट्रेड ऑफ हो रहा होता है, या तो ये या तो ये। संसाधनों को कहां पर लगाया जाए ये सोचना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, आगे समझिए, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन अधिक होगा तो पूंजीगत वस्तुओं का कम उत्पादन होगा। ये वही बात है जो मैंने आपको समझाई। अच्छा, फिर क्या हुआ? यहां पर हमारा थैंक यू आ गया, है ना। समझा क्या हम लोगों ने? ये समझा है राष्ट्रीय आय को हम लोग समझना चाह रहे हैं। इसमें हम लोग इस तरह से पहुंच गए हैं कि दो तीन चीजें हैं जिसको आप समझ लीजिए कैसे देखना है। हम लोगों ने देखा इस तरह से है कि इन्वेस्टमेंट हुआ
और कंजम्पशन हुआ, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग राष्ट्रीय आय की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो और एलिमेंट्स में आएंगे क्या, ये सारी चीजें लोग अपने आगे के वीडियो में देखेंगे इसी चैप्टर कंटिन्यूएशन में। लेकिन उम्मीद है आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी, अभी पूरी पिक्चर बन जाएगी। अभी आप समझ रहे हैं, हाथी देखिए मेरी ड्राइंग काफी खराब है, बट फिर भी आप समझ लीजिए कि आपको हाथी बनाना है पूरा, आपने कुछ कुछ बना दिया है अभी, आपको ऐसा कैसा कुछ कुछ बना हुआ है। ठीक, अभी बहुत कुछ बाकी है जो आपको बनाना है। अब वो कितना बन पाएगा, तब बन पाएगा जब आप बाकी की चीजों को पढ़ लोगे, बाकी एलिमेंट्स आप देख पाओगे। तो वो सारी चीजें हम लोग चैप्टर के कंटिन्यूएशन में आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।